सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। तो क्या मतलब आज कुछ मौसम के मिजाज ऐसे हैं कि हर आदमी हैरान परेशान सा तो है। बिल्कुल है जी जी। अब मौसम को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कुछ अपनी आदतें हम कुछ ऐसी तब्दील कर सकते हैं ना पूनम, कि इनका आनंद लिया जाए। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हम आज बात करेंगे गर्मियों में बच्चों की देखरेख कैसे करें। हाँ। क्योंकि हम अपने बारे में तो सोच लेते हैं या हम कर लेते हैं ना, लेकिन हमें ही अपने बच्चों की देखभाल करनी है, तो इसके बारे में हमें ही सजग रहना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे तो समझ नहीं पाते कि उन्हें गर्मी लग रही है या पानी पीना है, नहीं पीना है, प्यास नहीं लगी, एसी में बैठे हैं तो नहीं समझ आता उनको। बिल्कुल। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है, खासतौर से बहुत नाजुक होते हैं। इसके संग संग देखभाल तो हम करेंगे ही, लेकिन दादी माँ के नुस्खे में आज हम लेकर हाजिर हैं नींबू। खट्टा है, विटामिन सी से भरपूर है ना, और मुझे लगता है रेणु जी ये नींबू जो है सभी को पसंद होगा। देखो ना, पसंद हो या ना हो, पहले तो इसके बारे में विस्तार से बाद में बात करेंगे। जी जी। लेकिन आज गीत मंजरी में हम चलेंगे छुक छुक ट्रेन पर बैठ ट्रेन की सवारी करेंगे, और क्योंकि रेल सप्ताह है तो हमने कहा चलो गीत मंजरी में आज रेल पर ही बात कर ली जाए। जी। और आज है 12 अप्रैल और आज के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस है, तो हाँ जी मनाएंगे और इसके बारे में भी बातें करेंगे। बिल्कुल करते ही हैं। सबसे पहले तो बधाई देते हैं सभी को कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस है। और देखो भाई, तुमने जब बताया ना 12 अप्रैल है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी। साथियों, आपको शायद सुबह से नहीं पता होगा कि आज 12 अप्रैल है। लेकिन हाँ, आज के दिन मनाया जाता है, ये सबको पता भी है, इसलिए बधाई देते हैं। क्योंकि हमारे साथियों ने भी लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि विज्ञान की ही देन है। देखो पूनम, जब बात आती है ना अंतरिक्ष की, तो सबसे पहले हम अगर आसमान की ओर देखते हैं तो चांद, तारे, चांदनी छिटकी हुई दिखती है कि नहीं? बिल्कुल। और तारे के जो समूह होते हैं, तारा मंडल, सप्तऋषि, हमने पढ़ा है विज्ञान में ना, तो वो सब भी हमको दिखाई दे जाते हैं आसानी से। बिल्कुल जी। अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो शुक्र तारा बहुत प्रबल दिखाई देता है। ध्रुव तारा, हम लोग बचपन में ध्रुव की कहानी सुनते थे और वो तारा बड़े मजे से देखते थे। जी, अटल एक जगह रहता है। तो इस तरीके की कहानियां जुड़ी हैं। वहीं हम जब बात करते हैं, सूरदास को हम सब ने पढ़ा है और किस तरह से उन्होंने बखान किया है कि कृष्ण की बाल लीलाओं में कैसे वो मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूं, चांद का को खिलौना समझते हैं और मांगते हैं, तो किस तरह से मैया उनको एक थाली में पानी भर के और दिखा देती हैं कि लो ये चांद ले लो, है कि नहीं? वाकई रेणु जी, बचपन की ये जो कल्पनाएं होती हैं ना, और ये जो खेल, मतलब हम खेलते थे या सोचते थे कि हम पकड़ लेंगे चांद को, जाके छू लेंगे ना, तो वो तो बचपन की ही बात थी। पर आज मतलब बचपन के ये खेल खेलते समय हमने कभी सोचा नहीं था ना कि हम चांद पर भी पहुंच सकते हैं या उसे छू सकते हैं, जाके रह सकते हैं ना। ये बात तो है ही, और विज्ञान की ये सब देन है कि हम चांद तक पहुंच गए, और बहुत हद तक उसमें खोज अभी भी जारी है। और अंतरिक्ष तो यूं कहा जाए, ये तो केवल चांद की बात हो गई, लेकिन अंतरिक्ष अपने आप में बहुत सारे रहस्य अभी भी अंदर रखे हुए हैं, जिसको समझने के लिए हम सब जुटे हुए हैं। पूरा मानव, हम इंसान लगा हुआ है इसमें। तो जाहिर है कि हम विज्ञान की चमत्कार के कारण सारी क्षेत्र में हमने तो बहुत चीजें हासिल की हैं, चिकित्सा हो, सूचना हो, क्रांति हो, यातायात हो या अंतरिक्ष की ही बात हो, लेकिन अभी भी बहुत दूरी तय करनी है। लेकिन आज जो दिवस मना रहे हैं वो इसीलिए मना रहे हैं ना, कि हम समझ सकें क्या अंतरिक्ष विज्ञान है, उसमें और कितनी संभावनाएं हैं, और अभी तक हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। जी जी बिल्कुल। और आज ही के दिन 12 अप्रैल को रेणु जी हमने ना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, यानी इंसान का अंतरिक्ष में यात्रा करना जो है वो सफल हुआ था। और 12 अप्रैल 1961 के दिन रसिया के जो अंतरिक्ष यात्री हैं यूरी गागारिन ने पहली बार जो है वो उनका जो विमान अंतरिक्ष यान था वोस्टोक 1, इससे उन्होंने पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाया था जी ना, और 108 मिनट तक ये वो अंतरिक्ष में रहे थे और फिर सफलतापूर्वक धरती पर लौट आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि बहुत सारे उसके संग पहली बार चूंकि मानव जा रहे थे अंतरिक्ष में, मानव का जाना बहुत सारे सवालों को खड़ा कर रहा था। डर लगता था कि कहीं जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, कितना दबाव है, क्योंकि एक सभी को पता है कि पृथ्वी के बाद तक बहुत
काफी दूर तक तो कह सकते हैं, लेकिन अगर अंतरिक्ष की बात करें तो बहुत दूर तक नहीं। हाँ, वो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो समाप्त हो जाती है और एक सीमा के बाद, और उसके बाद जब बिल्कुल हवा में तैरते हैं तो बातें नहीं पहुंचती एक दूसरे तक, तो बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। तो हमारे एक साथी ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव जाति के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत के रूप में ये दिन मनाया जाता है। इसके साथ ही ये दिवस अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण योगदान की पुष्टि भी करता है। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत नागरिक यूरी गगरिन ने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आज का दिन विशेष इसलिए भी है रेणु जी, क्योंकि ना आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव जाति के लिए मतलब एक अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई थी ना। इसके पहले जैसे आपने पहले ही बोला कि अंतरिक्ष के बारे में किसी को पता नहीं था कि क्या होगा, कैसे होगा ना। तो आज के दिन ही अंतरिक्ष की युग की शुरुआत हुई थी। आज हमें पता चला था आज के दिन कि हम अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं या बिल्कुल कह सकते हैं कि जो पृथ्वी की परिधि है, जो सीमा है, जो गुरुत्वाकर्षण वाली जो है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत असीम संभावनाएं खुली आज के दिन ही। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों और उनसे मिलने वाले लाभ को पूरी दुनिया में बढ़ावा देने के लिए 7 अप्रैल 2011 में ये निश्चित किया कि 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाएगा, ये घोषणा की। बिल्कुल। और पूरे विश्व में शांतिपूर्ण ढंग से अंतरिक्ष खोज को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के देशों के साथ मिलकर अलग अलग संस्थाएं भी बनाई। ये संस्था थी UNOOSA, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। इस संस्था का कार्य था अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के अंतर्गत अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रह की पूरी जानकारी रखना। तो भाई इस तरह से, जैसे कि हमारे साथियों ने भी लिखा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान तो है ही, इसको हम नहीं नकार सकते, उसके बगैर तो हम पहुंच ही नहीं सकते थे। बहुत सारी जानकारियां अभी भी हमें मिल रही हैं और मानव जाति के लगातार विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में खास तौर से अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। और जाहिर है कि धीरे धीरे जीवन और बेहतर भी हो रहा है, जानकारियां बढ़ रही हैं। वहीं यूरी गगरिन का विशेष योगदान जो है वो भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि जैसे कि हमने कहा ना कि एक डर था कि हम उस परिधि से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना। इन सब को उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ, हाँ, बहादुरी के साथ उसको स्वीकारा कि ठीक है, हम चले जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, है ना, बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल, ऐसे मिशन के लिए तैयार हो जाना जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी ना, उस समय जानकारी ही नहीं देखो, जानकारी तो कहते हैं ना कि व्यवहारिक नहीं थी। किताबों में पढ़ लेना और सचमुच जाके क्या होगा ये कोई नहीं जान सकता, है ना। अगर ऐसा व्यवहारिक ज्ञान हो जाए तो फिर जितने भी यान अभी तक गए हैं, चंद्रमा पर हो या किसी और ग्रह पर, वो फेल ना हो, है ना। क्योंकि सारी जो चीजें फेल भी होती हैं उनको कितनी शोध के साथ, कितने चीजों के साथ, पूरा कितने प्रयोग के साथ सब कुछ करके बनाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी जब वो जाते हैं तो दरअसल वहां जाने पर क्या होता है ये तो वहां जाने पर ही पता चलता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा। और रेणु जी, वो ऐसा दौर था जहां पर किसी भी रॉकेट, अंतरिक्षयान, संवाद उपकरणों का पर मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता था। जैसे आपने कहा ना कि नई चीजें थी, नई टेक्नोलॉजी थी, नई तकनीकी क्षेत्र थे, तो उस पर भरोसा करना भी थोड़ा सा मुश्किल था। और ऐसे समय में अंतरिक्ष में मनुष्य को जीवित रहने के लिए कोई खास जानकारी भी नहीं थी हम लोगों को ना। किसी आपात स्थिति में कैसे बचाव किया जा सकता है ये भी हमें पता नहीं था। बिल्कुल। और ऐसे समय में यूरी गगरिन ने अपना जीवन यूं कह सकते हैं ना पूनम की दांव पर लगा दिया, क्योंकि जैसे हमने अभी कहा ना कि पता नहीं था, सब कुछ समझ तो लिया कि हाँ, जाने के बाद वहां पर हवा का दबाव नहीं होगा, बातें नहीं हो सकती, चलना मुश्किल होगा, आपको शरीर का अपने भार नहीं पता चलेगा, सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी जाने के बाद क्या होगा नहीं पता। तो इस तरह से उसके बाद सच बात है कि जीवन की संभावना के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह थे। ऐसे में यूरी गगरिन गए और उन्होंने फिर पूरी दांव पर लगाया, लेकिन एक इतिहास रच दिया, है ना। और अंतरिक्ष में 108 मिनट तक रहने के बाद धरती पर सफलतापूर्वक वापस आए और लौटने के बाद फिर तो भाई उस राष्ट्रीय हीरो बन गए ना रूस के। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए आज के दिन को यूरी नाइट भी कहा जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पूनम, एक बात और है कि यूरी गगरिन को हम याद जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। अब तो सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, श्रव्य दृश्य माध्यम से हम देख लेते हैं कि कोई भी यान जाता है तो कितने
ज्यादा उसमें वैज्ञानिक लगे होते हैं और हर स्तर पर हर लोगों का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है, उन सबको अदा करते हैं, तब आज का दिन हमारे सामने है ना? बिल्कुल सही बात है। और कहते हैं ना कि वो दुनिया भी बहुत अजीब है, अभी भी हम बहुत कुछ नहीं जानते नहीं है बिल्कुल। तो हमें तो वो कल्पना, मतलब ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए कल्पना ही है ना, तो कल्पना से जुड़ना, और ये भी बहुत अच्छी बात है। चांद खिलता है, तारे हंसते हैं, तो हम सब भी खुश हो जाते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन घर की बगिया में जब बच्चे खिलखिलाते रहते हैं तब तो खुशी रहती है, लेकिन अगर जरा सा भी उदास हो जाए तो फिर पूरा घर एकदम सन्नाटे में आ जाता है ना। मन भी बहुत उदास हो जाता है। उनका खिला चेहरा देख के तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सही आपने कहा कि उनकी उदासी तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती। बिल्कुल बर्दाश्त हो भी नहीं सकती, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बिल्कुल निश्चल होते हैं, और सच बात है कि वो इतने खुशी से भरे होते हैं कि जिस समय वो खुश होते हैं तो हर आदमी खुश हो जाता है ना। घर का माहौल एकदम बदल जाता है। हाँ, बदल जाता है। ये तो घर की बात है पूनम, लेकिन कहीं हम बाहर भी मिलते हैं तो बच्चों को देखते ही एकदम चेहरे पर हमारे खुशी सी आ जाती है ना, क्योंकि उनके पास बहुत प्यार होता है और जिसके पास जो होता है वो वही बांटता रहता है, तो बच्चे यूं ही बांटते रहते हैं, है ना। सही कहा आपने। लेकिन अगर छोटी सी भी हम अगर गलती कर जाएं तो यही बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, कि नहीं? सही बिल्कुल सही बात की आपने रेणु जी। और अभी क्या है कि अप्रैल महीना चल रहा है, हम गर्मी के पीक टाइम पे हैं, बोले ना, अब बहुत चरम पे हैं, और आगे मई महीना भी आएगा तो और भी तेज गर्मियां पड़ेंगी। ऐसे समय में क्या है कि हम तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे ही, लेकिन साथ में बच्चों का भी विशेष ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये छोटे मासूम बच्चे जो हैं अपनी तकलीफ बता नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि खान पान की बात हो गई, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कपड़े कैसे पहनाएं। तो वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं कि हमने इसके लिए बेहतर यही है कि क्या करना है यही बात कर ली जाए, कि नहीं। हाँ। तो बेहतर है कि सूती मुलायम कपड़े पहनाएं, उसमें भी नया ना हो तो बेहतर है, पुराना हो तो अच्छा है ना। अब इसके लिए सोचेंगे कि नया फिर कब पहना है तो थोड़े दिन पहले से आप पहनाकर उसको पुराना कर लें, या एक बार धो लें। हाँ। आते साथ ही नए कपड़ों को पानी में डालकर धो लें, फिर उसके बाद पहना दें। वैसे भी नए कपड़े तो खुद भी नहीं पहनने चाहिए। अगर जब भी आप बाजार से कोई भी कपड़ा अगर लाते हैं तो उसको धो लें, तभी पहने तो बेहतर है, कि पता नहीं किस तरह से उसमें धूल आदि लगी है, या किसने पहना है, नापा है, किया है कुछ भी, तो किस तरह से किस केमिकल से आया है वो। सूती कपड़े पहनाएं, कपड़े ढीले ढाले हों तो ज्यादा बेहतर है। ढीले ढीले होना ही चाहिए, क्योंकि कसे हुए होंगे तो उसमें हवा नहीं आ जा पाएगी, तो जो पसीना आदि होगा वो सूख नहीं पाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि ढीले मुलायम और सूती कपड़े पहनाएं। और रेणु जी, और बिना बाजू वाले कपड़े जैसे रहते हैं ना, ये छोटे बाजू वाले कपड़े पहनाएं, ताकि क्या होता है फुल आस्तीन में बच्चों को थोड़ा कंफर्टेबल, मतलब उन्हें आरामदायक नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल। हवा जब नहीं आएगी जाएगी तो जाहिर है कि उन्हें गर्मी ज्यादा लगेगी। हाँ, लेकिन अगर धूप में जा रहे हैं तो तब पूरे कपड़े पहनाएं। हाँ, पूरी बाह के कपड़े रहेंगे, उनका पूरा बदन ढका रहेगा तो अच्छा रहेगा, उनकी त्वचा जलेगी नहीं, है ना। और गहरे रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहनाएं, क्योंकि गहरे रंग के कपड़े जो हैं वो क्या तापमान अवशोषित कर लेते हैं, और बच्चों को ज्यादा गर्मी भी लगती है, और देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। अगर हल्के हल्के रंग के कपड़े हों तो देख के ही मजा आ जाता है, और बच्चों को भी आराम मिलता है। और इसका सही बात है कि वैज्ञानिक तथ्य भी है इसमें, यूं ही नहीं अच्छे लगते गर्मी में हल्के रंग के कपड़े। तो हल्के रंग के कपड़े पहनाएं, और कोशिश करें ढीले रहेंगे तो उनके जो पसीना है वो बनेगा नहीं, और बनेगा तो सूख जाएगा। तो पसीना जब शरीर से निकलता है तो जाहिर है कि हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए निकलता है, और जब पसीना निकलता है तो जाहिर है कि फिर धीरे धीरे हमारे शरीर में पानी की कमी भी होने लगती है ना पूनम। बिल्कुल। और इस पानी की कमी जो होती है उसके लिए हमें बच्चों को लगातार थोड़े थोड़े समय में पानी पिलाते रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि उन्हें कब प्यास लग रही है। वो खेल में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मतलब ये सोचते ही नहीं है, और जब कभी हमको जैसे समय मिलता है और हमको लगता है कि अरे हमें प्यास लगी है, बच्चे को भी प्यास लगी होगी करके, तो जब हम उन्हें पानी पिलाने जाते हैं तो पता चलता है कि वो गट-गट करके पूरा का पूरा पानी पी गए। हाँ, कभी कभी तो इतनी जल्दबाजी में पीते हैं कि नाक में भी पानी चला जाता है, खांसी आने लगती है। तो इससे बेहतर है कि वो समय आए उससे पहले ही आप थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पिलाते रहें। पानी पिलाने के संग संग पूनम एक बात और है, इस बात का ख्याल रखें
कि बच्चा जब 6 महीने से ऊपर हो जाए, यानी माँ के दूध से अतिरिक्त भी आहार जब लेने लगता है, तो उन बच्चों को पेय पदार्थ ज्यादा पिलाएं, है ना। और ऐसा ना करें कि ज्यादा खाना वैसे खिला दिया कि पानी की जगह ही नहीं बची। बच्चों को तो समझ में नहीं आता है, तो बेहतर है कि पेय पदार्थ में जैसे आ गया कि छाछ है, सब्जियों का सूप है, ताजे फलों का जूस है, तो ये सारी चीजें उनको देते रहें, गन्ने का रस है जैसे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऐसा लगता है कि बच्चों की उम्र के हिसाब से उन्हें कितना तरल पदार्थ देना है, मतलब कितना पेय देना है उनको, तो ये इस बारे में वो डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और रेणु जी, ये तो हो गई पानी और तरल पदार्थों की, और इसी तरह खाने का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए गर्मियों में खासकर। होता क्या है कि ममता में आकर जो माएं होती हैं वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खाना खिलाना चाहती हैं, लेकिन गर्मियों में जितना बच्चा खाए उतना ही उसको खाना खिलाएं, ताजे भोजन मतलब खाना ही उसे दें, बाकी जो बचा कुचा है वो ना खिलाएं। वैसे तो माएं नहीं खिलाती हैं, लेकिन फिर भी कभी होता है कि ध्यान रखें इस बारे में। और खाना बनाते समय खासकर सफाई का ध्यान रखें कि आसपास मच्छर ना हो, मक्खी ना हो। तो ऐसे भोजन करने से बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते। बिल्कुल सही बात है। तो ताजा खाना खिलाएं बच्चों को, इस बात का ख्याल रखें। और जैसे हमने पहले भी कहा कि एक बार अगर उसने मना कर दिया तो जबरदस्ती न करें, ये ना सोचे कि वो नखरे दिखा रहा है। ऐसे ही विटामिन और बाकी पोषक तत्वों का भी अपने भोजन में, बच्चों के भोजन में ध्यान रखें कि क्या खिलाना है। प्लास्टिक में तो हर उम्र के लिए मना ही है कि प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में खाद्य पदार्थ न रखें, और खासतौर से गर्म तो बिल्कुल न रखें। बच्चों के लिए खासतौर से ध्यान रखें क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि बात हुई कि घर से बाहर निकलने की बात, तो घर से बाहर निकले तो पूरा बदन तो ढका ही रहे बच्चों का, लेकिन उसके संग संग सिर पर जरूर कोई मोटा कपड़ा जरूर रखें, नहीं तो लू लगने की संभावना रहती है। बिल्कुल तो सही बात है। और गर्मियों में खासकर जैसे अभी बहुत अच्छे अच्छे फल आते हैं ना, जो पानी से भरपूर होते हैं, जैसे तरबूज है, आम है, खरबूजा है, मतलब तो पानी से भरे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये फल भी बच्चों को जरूर खिलाएं, और अगर नहीं खाते हैं बच्चे तो उन्हें थोड़ा थोड़ा करके आदत डालें इस तरह के फल खाने की। रेणु जी, वाकई छोटे बच्चे जो है वो आंखों के तारे होते हैं, चंदा होते हैं, नहीं, बहुत दिल के करीब होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही हमारे एक श्रोता ने बच्चों के आहार के बारे में लिखा है कि बच्चों के आहार का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्हें गर्मियों में ज्यादा तले भुने खाद्य पदार्थ नहीं देने चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का पेट भी खराब हो सकता है। और गर्मियों में बच्चों में डिहाइड्रेशन रोकने के लिए उन्हें करीब 300 से 350 ग्राम पानी पिलाना चाहिए। मिलीलीटर होगा ना? जी ग्राम मिलीलीटर है, ग्राम। जी गर्मी है। और हमारे साथी ने लिखा है, इनका पूरा हो गया? जी हाँ। गर्मी भला किसे नहीं परेशान करती, कहीं पानी की किल्लत तो कहीं लू के थपेड़े। सबसे अधिक कठिनाई का सामना गर्मी में ही करना पड़ता है। ऐसे में छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। गर्मियों के दौरान लिया जाने वाला अत्यधिक महत्वपूर्ण तरल पदार्थ पानी होता है। बच्चों में पानी की कमी न होने दें। बच्चों के आहार का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इन्होंने तले भुने पदार्थ की इन्होंने भी बात लिखी है। गर्मी में पानी की प्रचुर मात्रा वाले फल यानी खरबूजा, तरबूज, अंगूर, आम आदि बच्चों को खिलाने चाहिए। बच्चों के लिए ऐसे कपड़े चुने जो उन्हें गर्मियों में आराम दे सके। गर्मियों में बच्चों का अधिक ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि गर्मी में बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं, और ऐसे उनका पूरा ध्यान रखकर उन्हें चिलचिलाती गर्मी में भी स्वस्थ रखा जा सकता है। बिल्कुल। और ऐसी एक श्रोता है, उन्होंने भी लिखा है कि किसी के लिए भी गर्मी को झेलना आसान नहीं होता, और बच्चों के लिए तो गर्मियों का मौसम कुछ ज्यादा ही मुश्किल होता है। वहीं अगर शिशु की पहली गर्मी है तो ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत होती है। गर्मी में बच्चे को लू लग सकती है, घमौरियां और त्वचा से जुड़ी कई परेशानियां हो सकती हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि 2 बार थोड़ा सा गुनगुने पानी से नहला दें, टैल्कम पाउडर लगा दें। डायपर जो आजकल इस्तेमाल किया जाता है उस पर जरूर ध्यान दें। हो सके तो जितना अधिक हो सके उतना डायपर का प्रयोग न करें तो बेहतर है ना? रेणु जी, अभी जो है वो छोटे बच्चों को डायपर पहनाया जाता है ना, जो कि जो डायपर होते हैं वो वैसे तो बहुत सुविधाजनक है, माओं के लिए बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि पहले के समय में ये नहीं हुआ करता था, तो माओं की नींद खराब हुआ करती थी ना, माएँ जो थी वो। बिल्कुल सही बात तो है। अभी लेकिन इस
डायपर का सही प्रयोग या उपयोग करना बहुत जरूरी है, खासकर गर्मियों में, क्योंकि उनके जो जनन अंग हैं और उनके जो आसपास जगह हैं उस पे ना रैशेज हो जाते हैं ना, और इसलिए क्या है कि या तो सूती कपड़ों के लंगोट बना के उन्हें पहनाएं, और कभी कभी ऐसा भी है कि उस जगह को ऐसे खाली छोड़ दें, खुला छोड़ दें, बिल्कुल हवा लगने दें, हो सके तो टैल्कम पाउडर आदि लगा दें, और बिल्कुल सूखा रखना चाहिए क्योंकि बहुत नाजुक होती है इनकी त्वचा, तो इन सारी जगहों पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी आर्मपिट है, जैसे कि कंधे के नीचे का हाथ है, जहां मुड़ते हैं बच्चों के, हमारे भी जैसे अंग जो हैं, जहां पर जोड़ हैं जिसको कहना चाहिए, जहां पसीना मरता है, पसीना होता ज्यादा है, सूख नहीं पाता, उन सब जगहों को कोशिश करके सूखा रखने की कोशिश करें तो अच्छा है। और घमौरियां अगर हो गई हो तो भाई उनका इलाज भी करें, और इस बात का ख्याल रखें भाई कि घमौरी हो ही नहीं बच्चों को, है ना। और अगर ऐसा लगता है कि घमौरी ठीक नहीं हो रही तो डॉक्टर के पास भी चले जाएं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जैसे डिहाइड्रेशन की बात जो हम लोगों ने पहले भी की थी, अगर कहीं से भी जरा भी लगता है कि बच्चे को धूप लग गई है, लू लग गई है, अगर आगे थोड़ी सी भी संभावना है और थोड़ा सा भी उसके व्यवहार में आपको कुछ बदलाव सा दिख रहा है, तो तुरंत चिकित्सक के पास जाएं। कोई भी इस तरीके का घरेलू उपचार बच्चों के साथ ना करें, है ना, बिल्कुल, क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं, बहुत क्षण भर में कुछ भी हो सकता है। हम लोग ये सब चीजें जो होते हैं ना, प्रयोग तरह तरह के, वो हम झेल लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए इस तरीके का प्रयोग ना करें तो बेहतर है ना। और रेणु जी, और एक बात और खास है, क्योंकि गर्मियों का सीजन आ गया है, मौसम चल रहा है, तो ऐसे में अपनी थोड़ी इच्छाओं को हम दबा लें कि बाहर घूमने ना जाएं, हाँ, बिल्कुल सही बात है। धूप में ना लगे, हाँ, रेल की जो यात्रा ना करें। अभी तो हम रेल की यात्रा करेंगे करेंगे, लेकिन बहुत छोटे बच्चों के साथ ना करें। हाँ। ना अभी खासकर जो अभी मई के मौसम में, अप्रैल के मौसम में, हाँ जाना है तो फिर जाएं, फिर एसी वगैरह में जा सकते हैं, नहीं, लेकिन फिर भी घर से वहां तक पहुंचना मुश्किल है। बिल्कुल सही तुमने कहा पूनम, इस बात का ख्याल रखें। हम तो भाई रेल की यात्रा सिर्फ बातों बातों में करेंगे, तो चलिए चलते हैं, क्योंकि जब भी किसी सफर में हम निकलते हैं ना, तो पूनम, तो क्या है कि आरामदायक हो सफर तो अच्छा लगता है, फिर वहीं मजा जो है वो दुगना तब होता है जबकि खाने पीने की खूब चीजें हों, आसपास के आप नजारे देख रहे हों। तो रेल का जो सफर होता है वो कुछ ऐसा ही होता है ना, और कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। सही कहा रेणु जी। और क्योंकि आज है, मतलब आज हम मना रहे हैं रेलवे सप्ताह जी ना, तो भारत में रेल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। सरकारी कामकाज के लिए ये शुरू की गई थी, और ये जो ट्रेन है, ये रेल है, महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में बोरीबंदर स्टेशन से थाने तक चली थी जी। आज 169 वर्ष बाद प्रतिदिन चलने वाली लगभग 16 लाख कर्मचारियों, 11,000 ट्रेन, 7,000 से भी अधिक स्टेशन और करीब 65,000 किलोमीटर रेल मार्ग के साथ भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है ना। सोचिए रेणु जी, आज लगभग 16 लाख कर्मचारी हैं इस रेल विभाग में, 11,000 ट्रेनें हैं, 7,000 से अधिक स्टेशन हैं, बताइए। वाकई वैसे तो आज यातायात के बहुत से साधन हैं ना, हवाई जहाज है, जल यात्रा है, सड़क यात्रा है, पर रेल यात्रा का ना आनंद ही अलग होता है। और साथ ही अगर हम रेल परिवहन की बात करें तो रेल परिवहन सड़क परिवहन की तुलना में 6 गुना कम ऊर्जा खर्च करता है, और ये 4 गुना अधिक किफायती भी है। क्या बात है। और रेलों के निर्माण की लागत भी अन्य यातायात से लगभग 6 गुना कम होती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ साधन है। तो रेल के सफर के तो फायदे ही फायदे हैं ना। वाकई ये रेल से जुड़ी बहुत सी यादें हैं ना बचपन की। मुझे भी एक कुछ बातें याद हैं, जैसे कि हम गर्मी की छुट्टियों में क्या है नानी के यहाँ जाया करते थे, और हम 2 बहन 1 भाई थे। तो क्या होता था कि रिजर्वेशन होता था और खिड़कियां तो 2 ही रहती हैं एक साइड ना, सही बात है। तो एक तरफ भाई और एक तरफ बहन दोनों बैठ जाते थे। अब क्योंकि मैं बड़ी थी तो मुझे ये मतलब तसल्ली करनी पड़ती थी, मम्मी बोलती थी अरे वो छोटे हैं बैठे रहने दो करके ना, तो मुझे समझौता करना पड़ता था कि भाई अब मैं मतलब इंतजार करती थी कि कब दोनों में से एक सोए
अच्छा। तो मैं जाके खिड़की में चिपक कर बैठ जाऊं। क्या बात है। क्योंकि खिड़कियों से मतलब नजारे अलग ही दिखते हैं ना, और वो बचपना था, इतना मजा आता था ना। ऐसा भी लगता है ना कि पेड़ दौड़ रहे हैं, हम रुके हुए हैं, हाँ। पेड़ चलते जा रहे हैं, है ना। बिल्कुल। पहाड़ हो, जो भी दिखता है, खेत खलिहान, सब आगे भागते जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और वो जो ट्रेन चलती हुई जो चक्के दिखते थे ना, हाँ। वो देखने में बड़ा मजा आता था। जब घूमती है, जब वो टर्न लेती है, थोड़ा सा भी घुमाव आता है और पीछे की ट्रेन अपनी ही ट्रेन दिखती है या आगे की दिख जाती है, उसका आनंद अलग ही होता है। तो इस तरीके के मजे तो होते ही थे। पहले तो बहुत सारे और भी तरह से हम लोग जाते थे, जैसे सुराही आदि साथ में ले जाते थे, ट्रेन का सफर होता था, क्योंकि तब बर्फ आदि नहीं बनती थी, मिलती नहीं थी बाजार में। ठंडे पानी के लिए पूरी व्यवस्था हमारे साथ होती थी, तो इस तरीके का अलग आनंद था। और जाहिर है कि अगर रास्ता हो लंबा तो उसमें परिवार के ढेर सारे लोग हों, नहीं भी हो तो जो डिब्बे में और लोग होते हैं वो पूरी यात्रा में पूरा परिवार बन जाता है, वो कुटुंब जैसा। फिर साथ में ताश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, और सबसे अच्छा खेल होता है अंताक्षरी का। अंताक्षरी, सही कहा ना। तो समय का पता ही नहीं चलता है। और साथ में जो हम घर के बने व्यंजन ले जाते थे, क्योंकि बाहर की चीजें खाना उस समय कम पसंद करते थे, आज भी इतना मिलता भी नहीं था, इतनी विविधता नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मठरी है ना, शक्करपारा, चकली, चूड़ा, भेल, आहा, तो ये ना इतनी तरह तरह के व्यंजन खाते खाते कब समय बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। और बीच बीच में जब अगर ट्रेन रुकती भी थी तो वहां स्टेशन में भी जाके हमको कुछ ना कुछ लेना होता था। जी हाँ, बिल्कुल। उतर के कुछ वो नहीं, भीगे हुए चने, उसके संग वो जब प्याज और टमाटर आदि डाल के देते हैं, उनके बेचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसके संग संग व्यंजन की जब बात आती है तो भाई ये तो बाद में तुमने बताया कि नमक पारा हो, शक्कर पारा हो, चकली जो भी हो, ये सब अतिरिक्त चीजें हैं, लेकिन मुख्य जो होता है पूड़ी और आलू की सब्जी। वो ट्रेन वाली अभी भी दिल करता है कि कभी घर में बैठे ही बैठे हम वो वाली सब्जी आलू की और पूड़ी खाई जाए, तो उसका मजा ही अलग हो जाता है ना। लेकिन वो घर पे वो मजा नहीं मिलेगा जो कि ट्रेन पर या रेल पे चलने अभी भी उसका तो नाम बन गया है कि हाँ, ट्रेन वाली पूड़ी और आलू की सब्जी। बिल्कुल। धीरे धीरे लेकिन परिवर्तन आ गया, लोग और तरह की सब्जियां भी ले जाने लगे, लेकिन पहले तो सिर्फ और सिर्फ आलू और पूड़ी ही होती थी, आलू की सब्जी। तो इस तरह से होता था। और जैसे हमने कहा कि लोग जब बेचने आते हैं तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, कोई गा के कुछ बेचता है, कोई अपने ढंग से बेचता है ना। बिल्कुल। और करतब दिखाते लोग भी दिख जाते थे। तो मतलब ऐसा रहता था वो सफर की आज भी हमको याद है, हम वो यादें आज भी संजो के रखे हुए हैं ना। मतलब वो ये चीज जो है, मुझे लगता है कि हर किसी भी यात्रा में ये नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल देखा होगा। और जैसे हवाई यात्रा है और भी जैसे यात्राएं हैं ना, लेकिन हाँ जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन ये जो यादें हैं सिर्फ ट्रेन में ही मिल सकती है। बिल्कुल, ये मजा आप ट्रेन में ले सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप ट्रेन में जब बैठते हैं तो खुद ट्रेन भी चलती है, लेकिन साथ में आप भी चल लेते हैं उसके अंदर अंदर, है ना। तो उसका अपना एक अलग मजा होता है, ट्रेन में चलना, इधर से उधर तक जाना, वॉशरूम तक जाना, आप प्रसाधन के लिए जाते हैं तो उसमें एक दो डिब्बे और टहल कर चले आते हैं, काफी दूर तक देख आते हैं कि खाना कहाँ बन रहा है ना। स्टेशन आया तो आप दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, कभी अपना ऐसे सिर बाहर निकालकर हवा का मजा लेते हैं, है ना। और रेणु जी, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेन में हमको कुछ पुराने परिचित भी मिल जाते हैं अचानक ना। बिल्कुल। और तो फिर उस समय तो क्या कहने, फिर वो तो घर की जो मम्मी किस्सा शुरू हो जाता है, तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता जी ना। तो ये तो होता है पुराने दोस्तों के मिलने का या किसी पुराने परिचित के मिलने का। लेकिन हर बार जब हम यात्रा करते हैं, अगर थोड़ी भी लंबी हुई, 8 घंटे 10 घंटे की और दिन की हुई, तो कुछ ऐसे लोग बन जाते हैं जैसे लगता है कि इतना घनिष्ठ हमारा इनसे रिश्ता है, इतना अच्छा परिचय है, इतनी बातें हो जाती हैं, लगता है हम फिर मिलेंगे जरूर। लेकिन जब एक बार यात्रा समाप्त होती है, जब हम छोड़ते हैं, बाय बाय जब होता है, तो फिर शायद ही कोई दोबारा मिलता है ना। लेकिन कभी कभी कोई यात्री ऐसे हो जाते हैं जिनसे कि आपके बाद तक वो मित्रता बनी रह जाती है। लेकिन अधिकतर हमने यही देखा कि लगता है उस समय कि खूब आदान प्रदान होता है फोन का, इसका, लेकिन बाद में बस वहीं तक की वो यात्रा रहती है और बड़ी मजेदार होती है। ये जो छोटी वाली यात्रा होती है वो वाकई बहुत आनंददायक होती है। भाई ट्रेन की बात हो, लोग अपनी यादें साझा न करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। खट्टी मीठी यादें होती हैं। आपने लिखा है कि 1 से 4 अप्रैल तक पहली बार दोनों बेटों के साथ पूना से लगे हुए तीर्थों का दर्शन किया, साथ में मामी जी, उनका पोता और मामी जी की बहन थी, बहुत मजा आया। फिर 4 अप्रैल को इंदौर वापसी का टिकट लिया, तो 4 लोगों के टिकट AC और 2 के नॉन AC हुए। तो कुछ कुछ गड़बड़ी हो गई रेलवे की तरफ से, ये लिख रहे हैं। और इन्होंने लिखा कि हमें AC टिकट नहीं चाहिए था, फिर भी मजबूरी में जाना पड़ा। तो ऐसे ऐसे भी हो जाता है ना। और रेणु जी, एक श्रोता ने हमारे ये भी लिखा है कि रेल हमारे लिए सवारी काशी जी से आई है,
हरे हरे कुछ पीले पीले आम वहां से लाई है। क्या बात है। बचपन में यह पढ़ी कविता याद आ गई। अब पता नहीं आज रेल पर क्या क्या सुनेंगे, हम गीत मंजरी में इंतजार करते हैं। तो भाई अब आप सुन रहे हैं, हमारे एक साथी ने लिखा है कि बुआ जी एक बार हम लोग जगन्नाथ जी की यात्रा पर गए थे, वहां पर हम लोग ट्रेन में सफर के लिए बहुत अधिक सत्तू ले गए थे, जो बहुत काम आया। उसे बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। तो भाई ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि जब आप यात्रा कर रहे हो तो सत्तू लेकर जाएं। अब पूड़ी और आलू का जमाना नहीं रहा। लेकिन भाई ये तो बहुत सारे व्यंजन की बात हो गई, लेकिन जितने व्यंजन उतनी ही तरह की ट्रेन भी अब होती है ना पूनम। जैसे कि मोनो रेल है, सुरंग या सुरंग की कहे ना, टनल ट्रेन है, ट्रॉम ट्रेन है, भूमिगत ट्रेन है, हाई स्पीड वाली ट्रेन है जिसे कि बुलेट ट्रेन भी कहते हैं, और वहीं समुद्री ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, और मैग्लेव ट्रेन भी होती है। और एक ऐसी ट्रेन है जो चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बिना जमीन को छुए हुए नियंत्रित रहती है और बहुत तेज गति से चलती है। और टॉय ट्रेन की भी बात की आपने रेणु जी, तो ये क्या है, पहाड़ी राज्य में चलने वाली ऐसी छोटी लाइन वाली ट्रेन है जो पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलती है। और भी बहुत जगहों में टॉय ट्रेन चलती है, जैसे कालका से शिमला, नीलगिरी पर्वतीय रेल जो कि तमिलनाडु राज्य में है, मेट्टुपालयम शहर से ये चलती है, और उटका मुंड के हिल स्टेशन तक ये चलती है। भाई जो अभी हमने गाना सुना था जी, वो भी ऐसी टॉय ट्रेन में ही फिल्माया गया है ना। तो बहुत सारे नज़ारे जो है फिल्मों के दृश्यों में लोगों ने देखे हैं, गीतों में उनका मजा लिया है। जैसे कि दार्जिलिंग जो होती है हिमालयी ट्रेन है, ऐसे नीलगिरी पर्वतीय रेल और कालका शिमला रेलवे को सामूहिक रूप से भारत की पर्वतीय रेल के नाम से जाना जाता है, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया गया है, इसे है ना, नामित कर दिया गया है इसको। वाकई ये ट्रेन जो है, ये सुविधा, हम इसके जरिए पहाड़ों की सुंदर वादियों को निहार कर सफर कर सकते हैं ना। एक बार फिर बता दें कि ये तीन जो ट्रेन है, जो दार्जिलिंग हिमालयी रेल, नीलगिरी पर्वतीय रेल और कालका शिमला रेलवे, ये तीनों को मिलाकर जो है ये बना है भारत की पर्वतीय रेल, है ना जी। वाकई ये टॉय ट्रेन जो है ये कई, जैसे आपने अभी बताया ही कि फिल्मांकन किया गया, कई फिल्मी गानों का फिल्मांकन भी किया गया है। तो भाई ऐसा है ना कि रास्ते में जब गर्मी में खास तौर से हम यात्रा करते हैं तो नींबू भी साथ में रखते हैं ना, बड़ा फायदा रहता है, लू नहीं लगती, डिहाइड्रेशन नहीं होता है। और सुबह खाली पेट, हमारे साथी ने लेकर भेजा है, देखो ये हम नहीं कह रहे हैं, खाली पेट नींबू पानी पीना शरीर के लिए काफी फायदेमंद रहता है। इससे शरीर का पाचन तंत्र ठीक रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। विटामिन सी का बेहतर स्रोत है, और नींबू का उपयोग पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए, पेट दर्द से आराम पाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, पित्त और कफ जैसे विकारों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। गर्मी में शरबत शिकंजी बनाकर पीना भी फायदेमंद है। लेकिन किसी ने लिखा है नींबू, इस छोटे से नींबू ने तो अभी बड़ा धमाका कर रखा है, सब्जियों का सेलिब्रिटी बना हुआ है। सारे न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर पर यही छाया हुआ है अभी तो। इनको मतलब इनसे सपने में ही मिलना होता है। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि नींबू शब्द सुनते और कहते ही मुंह में खटास सा महसूस होता है। आजकल जो उनके पति देव हैं जो काली चाय नींबू वाली पसंद करते हैं, जो बहुत ही जायकेदार लगती है। परंतु बता दूं कि हाँ, जैसा कि इन्होंने भी वही लिखा है कि गर्मी में नींबू के मिजाज जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, और इसीलिए मेरे छत पर गमले में नींबू के पेड़ लगाए हैं और उसमें प्यारे प्यारे 2 नींबू लगे हैं, जिसे देखकर नजरों में ताजगी आ जाती है। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि आपने घर में लगाया है। तो देखिए ऐसे ही जब समस्या आती है तो जब हम घर में अपने किस तरीके से सब्जियां या फल उगाते हैं तो उसका कितना फायदा मिलता है हमको। तो आज से शुरू कर सकते हैं आप लोग, है ना। नींबू की जब बात आ रही है तो हमारे साथी ने कहा खट्टी मीठी सेहतमंद ताजगी से भरी गुणकारी नींबू की बात आज दादी माँ के नुस्खे में होंगी। घर से निकलते थे तो खासकर गर्मियों में नींबू की शिकंजी शरबत, कभी कभी उसमें पुदीने भी डाले रहते थे, घर से पीकर निकलते थे। ये सब लिखा है। हालांकि लिखा है कि नींबू की सुगंध भी मन और दिमाग को तरोताजा कर देती है। अब तो इन्होंने लिखा है कि अगर ज्वर से भूख मर गई है, यानी बुखार से अगर भूख मर गई है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो नींबू को काटकर उसके ऊपर पीसी गोल मिर्च और काला नमक बुरक कर उसे आग पर थोड़ी देर पका लें और उसे चूसें। स्वाद ग्रंथियां जो मंद पड़ जाती हैं वो जागृत हो जाएंगी। इसके अलावा गुड़कारी रस मुंह में लार बनाते हैं और आपकी खाने की इच्छा और भूख भी आ जाएगी। वैसे हर मामले में नींबू सेहतमंद है, पर कभी कभी अधिक प्रयोग से ज्वाइंट में दर्द बढ़ जाता है। खासकर साइटिका के मरीज को इससे बचना चाहिए।
बिल्कुल रेणु जी। और क्या है कि नींबू जो है वो चेहरे में चमक भी लेके आता है। तो जो नींबू के रस है उसमें कच्चे दूध के साथ अगर हम चेहरे पर लगाएं तो हमारे दाग धब्बे, हमारे चेहरे के दाग धब्बे भी खत्म हो जाते हैं, चमक आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी ब्लीचिंग एजेंट की तरह ये काम आता है ना। और नींबू जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जैसे कि बोला भी गया है, मुहासे, एक्जिमा, ये सब में भी, इन सब चीजों में भी वो काम आता है। और खाने में तो देखो भाई स्वाद बढ़ाता ही है, लेकिन बाकी हमारी जो सेहत के मामले में ये सहयोगी है, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। बिल्कुल सही। तो नींबू का जो प्रयोग है वो तो करते ही है, नींबू का रस तो करते ही है, साथ में छिलकों में भी इसमें बहुत गुण पाए जाते हैं। विटामिन होता है इसमें, फाइबर होता है, खनिज होता है, और क्या कहें कि ए बीटा कैरोटीन, फोलेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम भी पाया जाता है। तो भाई बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, हमारे पास भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल समय समाप्त हो रहा है, तो हम अनुमति आपसे चाहते हैं। तो रेणु चतुर्वेदी और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार।